रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 12। पूजा जब घर पहुंचती है तो वो बहुत गुस्से में थी। वो अपने कमरे के हर एक सामान को इधर उधर फेंक के तोड़ रही थी। तभी पूजा के पास उसके एक दोस्त रॉकी का कॉल आता है और वो उसे बात करता है। तब पूजा उसे सब कुछ बताती है तो रॉकी उसे कुछ समझता है। उसे सुनने के बाद पूजा के चेहरे पर एक शामिल मुस्कान आ जाती है और वो कॉल कट करके खुद को आईने में देखकर कहती है, अब तुम देखो अक्षय, मैं तुम्हें कैसे खुद के करीब अनिका से दूर करती हूँ। बहुत विश्वास है ना उससे निकाह को तुम पर आज की रात जब तुम मेरे साथ बिताओगे ना तो उसका वह विश्वास भी टूटेगा और वह भी टूटेगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। यही सब सोचकर पूजा अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं उसे इस तरह जाते हुए देखकर मन अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, आज ही जरूर कुछ कांड करने वाली है, देख लीजिएगा कहीं इज्जत का जनाजा ना निकाल दे, क्योंकि आपके ही लाड प्यार ने से भी काट दिया है। आप ही बचपन से इसके दिमाग में भरती आई थी ना कि आप अक्षय से उसकी शादी करवाओगी। देखो आज आपकी उसे एक बात नहीं से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अक्षय एक मीटिंग के लिए होटल में आया हुआ था। होटल गोल्डन पैलेस बहुत ही फेमस होटल था। पूजा को उसके सेक्रेटरी से पता चल गया था, इसलिए वो भी यहाँ आ गई थी। उसने एक पीटर से कहकर अक्षय की काफी में ड्रग्स का हैवी डोज मिलवा दिया था, इसलिए वो निश्चित थी कि मीटिंग के बाद अक्षय और उसे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं घर पर बैठी है निकाह को बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। अनिका तुरंत अक्षय का फोन ट्रेस करती है और होटल के लिए निकल जाती है। वहीं मीटिंग खत्म करके जब अक्षय उसे रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि किसी ने उसे ट्रक दिए हुए हैं, इसीलिए वह धीरे धीरे अपनी घर की तरफ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पूजा उसे रोक कर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अक्षय पूजा को खुद से दूर कर रहा था लेकिन वह डिलीट लड़की दूर जा ही नहीं रही थी। तभी पूजा अक्षय को लेकर एक कमरे में चली जाती है और बाहर दो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती है। पूजा जबरदस्ती अक्षय के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और अक्षय उसे खुद से दूर कर रहा था, क्योंकि अक्षय अपने करीब सिर्फ एक लड़की को महसूस करता था और वह अनिका थी और इस लड़की से उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, इसीलिए वह इसे खुद से दूर कर रहा था। लेकिन इस वक्त वह ड्रग्स के नशे में धोखा था, उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह पूजा को खुद के करीब नहीं आने दे रहा था और यही बात पूजा को अपने ईगो पर लग रही थी। पूजा एकदम से अक्षय के करीब आकर उसके लैब के करीब पहुंचती है। तभी अक्षय उसे धक्का मार देता है और वह नीचे जमीन पर गिरती है जाकर, लेकिन वह उठकर फिर खड़ी हो जाती है और बेड के पास खड़ी होकर अक्षय को एकदम से अपने ऊपर खींच लेती है। तभी एक झटके के साथ कमरे का गेट खुल जाता है और कमरे के गेट पर अनिका को देखकर पूजा की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं। फिर वह अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को खराब करते हुए। नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम जिस आदमी के साथ प्राइवेट मोमेंट्स बिताने की कोशिश कर रही हो वो मेरा पति है, समझी तुम। अभी भी अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षय पूजा को खुद से दूर करने में लगा था लेकिन पूजा उसे छोड़ नहीं रही थी। तभी उनका एक झटके में अक्षय का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और पूजा का हाथ पकड़कर खींचकर उसे जमीन पर गिरा देती है और अक्षय को वही कमरे में लेट देती है। अक्षय को आराम से लूटने के बाद अनिका पूजा की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी हर एक गलती माफ की। तुमने मुझसे जो बदतमीजी की मैंने उसे माफ किया, क्योंकि तुम मान की बहन थी, लेकिन आज तुमने जो हरकत किया ना उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। वही बेड पर लेते ही अक्षय गहरी नींद में चला जाता है, क्योंकि उसे पर ड्रग्स का हैवी डोज दिया हुआ था और अनिका ने उसकी एक नस को प्रेस कर दिया था, जिससे वो तुरंत बेहोशी में चला जाता है। क्योंकि अनिका अभी पूजा को सबक सिखाना चाहती थी और वह अक्षय पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वह पूजा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती है और अपने बॉडीगार्ड के पास पूजा को फेंकते हुए कहती है, आज की रात ये तुम लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी है और मैं चाहती हूँ तुम लोग इसकी गर्मी शांत करो। कैसे करोगे वह तुमने, और एक बार इसको वही ड्रग्स का डोज देना जो इसमें अक्षय को दिया है, फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर देना। जब उसे ड्रग्स की गर्मी और उसकी वजह से जब उसके शरीर में दर्द होगा, ये तड़पेगी ना, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा और एक बार कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने भी अपनी मर्यादा पर करने की कोशिश की, जान से मार दूंगी मैं उसे।
अनिका सब कुछ सॉर्ट आउट कर जब कमरे के अंदर आ रही होती है तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। वो बात करने लग जाती है। वही रात से सुबह हो गई थी और अब जाकर अक्षय को होश आया था। जैसे ही अक्षय अपनी हालत देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वहीं जमीन पर पूजा के फटे हुए कपड़े पड़े थे जो उसने खुद खड़े थे। ये सब देखकर अक्षय के अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है। वो चारों तरफ पूजा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन पूजा तो वहां थी ही नहीं। ये देखकर अब उसकी हालत खराब होने लगती है। वो वही बेड पर अपना सर नीचे करके बैठ जाता है। तभी उसे कमरे का गेट खोलने की आवाज आती है। जब वो अपनी नजर उठाकर सामने देखा है तो वह अनिका खड़ी थी। अनिका को देखकर अक्षय की रही सही हिम्मत भी टूट जाती है क्योंकि वह अनिका से बहुत प्यार करता था और वह उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था। अनिका अक्षय के पास आती है। अक्षय अपने घुटनों के बल अनिका के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता आने का ये सब कुछ कैसे हुआ, वो लड़की यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा दूंगी ना मुझे मंजूर होगी। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और कहती है, तुमने कोई गलती नहीं की है ए लिल। अक्षय बार बार अनिका से एक ही बात बोल रहा था लेकिन अनिका उसे समझा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उनका उसका चेहरा पकड़कर अपने करीब करती और कहती है, कुछ नहीं हुआ, कल रात तुमने कुछ नहीं किया पूजा के साथ, क्योंकि मैं बहुत पर यहाँ आ गई थी और उसे लड़की को यहाँ से भेज दिया था। तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने तुम्हें उसे हालत में देखने के बाद भी एक बार भी तुम पर शक नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि अक्षय के दिल में सिर्फ अनिका है, समझे। अक्षय अब जाकर गौर से अनिका को देख रहा था। कहता है कि मैं इतना विश्वास है मेरे ऊपर, इससे भी कहीं ज्यादा विश्वास है और यह विश्वास तुमने कमाया है, समझे। तुम जैसे घर पर तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया था वैसे यहाँ मैं तुम पर विश्वास दिखाया है। और हरे कृष्णा की अक्षय अब जाकर गौर से अनिका को देख रहा था। कहता है कि मैं इतना विश्वास है मेरे ऊपर, इससे भी कहीं ज्यादा विश्वास है और यह विश्वास तुमने कमाया है, समझे। तुम जैसे घर पर तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया था वैसे यहाँ मैं तुम पर विश्वास दिखाया। हर एक रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा, अगर रिश्ता है तो विश्वास भी है, इज्जत भी है, प्यार भी है। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर उसे एकदम से टाइट पकड़ लेता है। अनिका अक्षय से कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षय अंक पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और एकदम से अनिका के लबों को अपने लबों में कैद कर लेता है क्योंकि वो खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसकी अनिका उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। 30 मिनट बाद जब अनिका की सांस उखड़ने लगती है तब जाकर अक्षय अनिका के होठों को रहा करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अक्षरा गहरी गहरी सांस ले रही थी। इससे अनिका की अपर बॉडी अक्षय के साइन से टकरा रही थी और अक्षय के अरमान जगने लगे थे, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। अक्षय एक कदम से निकाह को फर्श पर लेता कर उसके ऊपर ए जाता है क्योंकि अभी भी अक्षय के अंदर ड्रग्स का कुछ असर बाकी था। अक्षय एक झटके में अनिका के कपड़ों को उसके शरीर से आज़ाद कर देता है और खुद के भी दोनों अपनी ही मोहब्बत भरी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन इस बात से अनजान कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। शायद कोई अपना उनसे दूर जाने वाला था, एक ऐसा इंसान जिसे अनिका इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उस ये ट्रैक में स्टार्टिंग में ही सोच लिया था क्योंकि यह आना ही था। कहानी के डिमांड भी इसी पर है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा कि मैं गलत किया या कुछ भी, लेकिन ये कहानी की डिमांड थी इसलिए ये तो होना ही था। कहानी में जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर कहानी हैप्पी एंडिंग हो यह जरूरी तो नहीं है, ना कुछ कहानी अधूरी ही रह जाती है। जैसे इस कहानी में किसी की कहानी अधूरी रहने वाली है, वह आपको आगे पता चलेगा। दोपहर के 5 बजे जाकर अक्षय की नींद खुलती है तो वह अभी भी अनिका के अंदर ही उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। वह एकदम से अनिका के ऊपर से हटा है तो अनिका की एक चीज पूरे कमरे में घूम जाती है। ये देखकर अक्षय अनिका की अपनी बाहों में उठाकर कहता है, तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों अनिका, तुम पागल हो क्या, ऐसी कौन करता है। अच्छा बाबा गलती हो गई यार, मुझे ऐसे नहीं उठाना चाहिए था, मैं थोड़ी देर और तुमसे प्यार करता हूँ तो सही रहता ना। अनिका पागल हो गए हो, पूरी सुबह से तो तुमने मुझे परेशान कर रखा है। अक्षय अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें घर भी जाना है। अर्शी हम लोगों का इंतजार कर रही होगी, जाना तो है, चलो फिर चलते हैं। दोनों बात लेकर कपड़े चेंज करके वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही कल रात से घर नहीं गए थे और अर्शी घर पर परेशान हो रही थी। जैसे ही अक्षय और अनिका घर में कदम रखते हैं पूरे घर
की हालत देखकर एकदम से दोनों पैनिक फट जाते हैं क्योंकि घर का सारा सामान टूटा हुआ जमीन पर बिक रहा था और जमीन पर जगह जगह खून के निशान के ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो पूरे घर में पागलों की तरह अर्शी को ढूंढ रहे थे लेकिन अर्शी वहां कहीं भी नहीं थी। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उन दोनों को सीढ़ियों के नीचे से किसी के करने की आवाज आती है। जब वो दोनों उधर देखते हैं तो वो अर्शी की नैनी थी जो अर्शी का ख्याल रखती थी। वो इस वक्त खून से लगभग वहां पड़ी हुई थी। अक्षय और अनिका का भागकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, किसने किया ये सब और अर्शी कहाँ है? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं अक्षय और अनिका के हाथ को पकड़कर रहती है। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैडम मैं आशिक बिटिया का ख्याल नहीं रख पाई। वो आदमी आरसी बिटिया को लेकर चला गया। मैंने अर्शी दिया को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे भी मार दिया। प्लीज उसे बचा लीजिए, वो बिटिया को कुछ कर देगा। अक्षय किसकी हिम्मत हुई अक्षय राजपूत के घर में घुसकर उसकी बेटी का किडनैप करने की? क्या तुमसे जानती हूँ? नहीं सर, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा लेकिन हाँ मैं उसे पहचान सकती हूँ। अक्षय अपना फोन निकालकर उसमें से सुमित की तस्वीर नैनी को दिखाता है तो मैंने उसे तस्वीर को देखकर हमें अपनी गर्दन हिलाकर वही अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी के साथ वो इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। अक्षय गुस्से में पागल हो चुका था क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित है, उसका सौतेला भाई। अब उसे डर लग रहा था कि वह पागल आदमी अर्शी के साथ कुछ करना दे। वही अक्षय अनिका सब कोई अर्शी को ढूंढने में लगा हुआ था लेकिन अर्शी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हर एक जगह उन लोगों ने ढूंढ ली थी लेकिन कहीं भी अर्शिया ने नहीं मिली थी। तभी अचानक से अक्षय के फोन पर एक अननोन नंबर से एक वीडियो आता है। वो वीडियो देखने के बाद अक्षय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे वीडियो में अर्शी को बांधकर एक तेजाब के टैंकर में लटकाया गया था जिसमें धुआं निकल रहा था। ये देखकर अक्षय की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वही अनिका घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अक्षय अनिका को वहीं छोड़कर घर से बाहर जाने लगता है। अनिका भागकर अक्षय को पकड़ लेती है और कहती है मुझे मेरा पति और मेरी बेटी दोनों सही सलामत चाहिए। मैं आप में से किसी एक को नहीं हो सकती, इसलिए आपको भी वापस आना होगा अपनी बेटी को लेकर क्योंकि मैं आप कोई भी गम बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए, मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी आपका इंतजार करेगा। हम दोनों आप दोनों की लौटने का इंतजार करेंगे और आप दोनों को लौटकर आना होगा। अक्षय का हाथ पकड़कर कहता है वादा करो अनिका, अगर मैं लौटकर नहीं आया तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो कि कभी पीछे पलटकर नहीं देखोगी कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई अक्षय राजपूत मौजूद भी था। वादा करो मुझसे। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुमका उम्र मेरे साथ, हम अपने जवानी से अपना बुढ़ापा देखेंगे, अपने बच्चों की जवानी देखेंगे। अभी तो हमें अर्शी को पलकोसकर बड़ा करना है, अभी तो हमें अर्शी को डॉक्टर बनना है, फिर उसकी शादी करनी है। तुम ऐसे कैसे फालतू की बकवास कर सकते हो? मुझे तुम दोनों वापस चाहिए अक्षय, तुम दोनों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आज की यह लड़ाई दो भाइयों के बीच की है और मैं जानता हूँ इस मैसेज जीते जिसकी भी हो लेकिन हर दोनों की ही होगी। हम दोनों एक पिता की संतान होते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं। वो गलत रास्ते पर चल रहा है और मैं सही रास्ते पर, लेकिन आज उसने मेरी बेटी को किडनैप करके अपनी मौत को दावत दी है और मैं उसे बिना मार नहीं सकता। अक्षय के हाथ को पकड़कर कहती है वादा करो कि तुम वापस लौट कर आओगे। अक्षय मैं वादा करता हूँ कि मैं अर्शी को सही सलामत लेकर आऊंगा। अक्षय हैरानी से अनिका को देखने लगता है। अनिका अपना सच का कर कहती है मैं आपको ये सच बताने वाली थी लेकिन फिर वो पूजा वाला कांड और उसके बाद आखिर इसलिए नहीं बता पाई, लेकिन आप सही सलामत वापस आओगे, वादा करके जाइए। अक्षय मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमारी अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े, और अगर मैं ना रहूँ ना तो अपना ख्याल रखना। अक्षय अनिका को वहीं छोड़कर चला जाता है। अनिका रोते हुए जाते हुए अक्षय को देखती रहती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का एक टुकड़ा उसके दिल से कहीं दूर जा रहा है।
अक्षय ने अपने सारे बॉडीगार्ड को उसे एरिया में फैला दिया था जहां की लोकेशन अक्षय को मिली थी, लेकिन जो लोकेशन अक्षय को मिली थी उसे लोकेशन पर तो सुमित था ही नहीं, वह कहीं और था। उसे पूरे एरिया को सर्च करने के बाद अक्षय अपना सर्च करके खड़ा हो जाता है। तभी अक्षय के पास उसका ड्राइवर आता है और कहता है, सर हमें लगता है उसने हमें गुमराह किया है, इसीलिए तो उसने आपको उसे नंबर से कॉल किया कि आप वो लोकेशन ट्रैक करके गलत दिशा में जैन सर, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा वरना वो अर्शी बिटिया को कुछ भी कर सकता है। अक्षय पागलों की तरह पूरे जंगल में अर्शी को ढूंढता घूम रहा था, लेकिन उसे अर्शी का कोई सुराग नहीं मिलता है। अक्षय पूरे जंगल में घूमने के बाद वो जंगल से बाहर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे पूरे जंगल को देखकर कहता है, ये जंगल मेरा घर है, बचपन से जंगल में खेलते आया हूँ मैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि इस जंगल का कोई राज मुझे पता ना हो, लेकिन इस जंगल में तो मेरी बेटी नहीं है, ये पक्का है। मुझे पता करना होगा कि वो कहाँ है और सुमित ने हमें गुमराह क्यों किया, और सुमित के साथ बुक कौन इंसान मिला हुआ है जिसे मेरी हर एक चीज की खबर है। तभी अक्षय का फोन रिंग करने लगता है। अक्षय जब फोन को देखा है तो उसे पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अक्षत तुरंत उसे नंबर को पहचान कर कॉल उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से सुमित की हंसने की आवाज आती है, क्यों नहीं मिली बहू, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वह तो वहां है ही नहीं जहां तुमसे ढूंढ रहे हो। वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तुम्हें उसे तक पहुंच नहीं दूंगा, जैसे तुमने मुझे मेरी माँ और पापा तक नहीं पहुंचने दिया था। और जब तक तुम पहुंचोगे ना तब तक तुम्हारी बेटी भी बहन पहुंच चुकी होगी जहाँ तुमने मेरी माँ और मेरे बाप को भेजा था। अक्षय सुमित से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी से ही सालाना चाहिए सुमित। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारी जान चाहिए, और जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है ना तो ढूंढ ले अपनी बेटी को, तू जितना वक्त उसे घूमने में लगाएगी ना मौत उसके उतने ही करीब जानी जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा ना तो वीडियो जो भेजी है वह देख ली, क्योंकि अगर तुम उसे जगह को पहचान कर अपनी बेटी तक पहुंच गया तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, अगर तुम नहीं पहुंच पाया तो तुझे अपनी बेटी की हड्डियां भी नहीं मिलेगी। अक्षय एक बार फिर उसे नंबर को ट्रेस करता है जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर दिख रहा था। अक्षय तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उसे एड्रेस पर निकल जाता है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ वीराना था, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। अक्षय पागलों की तरह उन पहाड़ों में अस्सी को ढूंढता घूम रहा था। अब तो उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वो लोग तो जंगल में ही रह गए थे और अक्षय उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाया था। अक्षय हताश होकर वहीं एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को दबा रखा था। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगते हैं और मिट्टी उड़ने लगती है, लेकिन अक्षय पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अर्शी को सही सलामत बचाना था, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उसे हर हाल में अक्षय को बचाना था। अक्षय अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी एक बार फिर अक्षय का फोन रिंग करता है। जब वो कॉलर आईडी देखा है तो उसे पर अनिका का नाम सो रहा था। अनिका का नंबर देकर अक्षय को हिम्मत नहीं होती कि वो उसे फोन उठाकर यही बता सके कि वो अभी तक अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया, इसीलिए वह अनिका के फोन को काट देता है। तभी दोबारा फिर फोन बजने लगता है। इस बार जब अक्षय देखा है तो यह वही अननोन नंबर था जिससे सुबह तो उसे कॉल कर रहा था। वह दोबारा से इस कॉल को रिसीव करता है तो उधर से सुमित की आवाज आती है, क्यों मिल लिया अपनी बेटी से या नहीं मिल पाया? तो कितना बेवकूफ है तू, मुझे मेरी लोकेशन से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम भूल गया कि यह टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर अपने दिमाग पर छोड़ देगा तो अपनी बेटी तक पहुँच पाएगा। चल छोड़, मैं तुझे रियल लोकेशन सेंड करता हूँ, पहुँच जा वहाँ पर। अगर तू 10 मिनट में पहुँच गया तो मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा, और अगर 10 से 11 मिनट भी हुई ना तो तुझे तेरी बेटी की हत्या मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसे तेजाब के भरे ट्रक में डाल दूंगा। अक्षय जब उसे एड्रेस को देखा है तो वो इन सब से बाहर दूसरे शहर के जंगल का एड्रेस था। अक्षय अपनी स्पीड से गाड़ी चलाकर 9 मिनट में ही वहां पहुंच जाता है। आज उसने ऐसा कोई रूल नहीं था जो तोड़ा नहीं था, क्योंकि उसके लिए इस वक्त उसकी बेटी की जिंदगी ज्यादा मायने रखती थी। कोई रूल्स नहीं। जब वो वहां पहुंचता है अक्षय सुमित की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था, और वह जैसे ही अंदर पहुंचता है सुमित के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं अक्षय सुमित से कहता है, पहले मेरी बेटी को छोड़ो, उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार। सुमित हंसते हुए कहता है, शर्त रखने वाली हालत में मौजूद
हो इस वक्त मुझे तो नहीं लगता डी अक्षय राजपूत आज मेरी कदमों में पड़ा है। कितना हसीन पल है, कैसे मजा आएगा जब तुझे मरने के बाद मैं तेरी बीवी के साथ हर रात सुहागरात मनाऊंगा और उसे हर रोज नए आती है भेजूंगा। मजा आएगा ना। कहीं सुमित की इतनी गंदी बातें सुनकर अक्षय का खून हो जाता है। वो अक्षय को कर से एक लाटा में आता है और उसके सामने दीवार में जाकर लगता है। अक्षय सुमित का कॉलर पकड़ के कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतनी गंदी सोच रखने की। वो टक्कर है, टक्कर तो जैसा उसके आसपास भी नहीं जा सकता अल और तू उसे पर एक नज़र भी डाले ये भी मुझे बर्दाश्त है। तभी उसे अर्शी के सीखने की आवाज़ आती है। वो जब ऊपर देखा है तो धीरे धीरे आशी की रस्सी उसे हिसाब के टैंक में जाती जा रही थी। ये देखकर भागकर अक्षय उसे रस्सी को पकड़ लेता है जिसे सुमित के इशारे पर उसके एक आदमी ने काट दिया था। उस रस्सी को पकड़ लेता है वही सुमित और सुमित के आदमी अक्षय मुझे मारने में लगे हुए थे, लेकिन अक्षय फिर भी उसे रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सुमित अक्षर से कहता है, क्यों अपनी सौतेली बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने पर चले हो, मर जाने दो ना ऐसे। अक्षय सुमित की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा है और कहता है, वह मेरी बेटी है, उसे किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना और मैं तो अपनी बेटी को यहाँ से बचाकर लेकर जाऊंगा ही, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा ये याद रखना। वही अक्षय की हालत सुमित ने बहुत खराब कर दी थी। तभी सुमित अक्षय के हाथ पर चोट से डंडा मारता है और वह रस्सी जैसी अक्षय के हाथ से छुट्टी है। अक्षय की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी वह देखता है उसे रस्सी को किसी और ने पकड़ा है। जब अक्षय अपनी नज़र घुमा कर देता है तो वह समय था जिसने उसे रस्सी को पकड़ा था और टैंकर पर सूर्यांश खड़ा था जिसने अर्शी को पकड़ा था। सुमित को पकड़ के खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मान था। सुमित हंसते हुए समय सूर्यांश और मां की तरफ देखकर कहता है, ले अक्षय तेरी बीवी के और दो आशिक आ गए। वैसे मानना पड़ेगा तेरी बीवी है बहुत गजब की औरत। तभी तो जो भी उसे देखा है उसके पीछे पागल हो जाता है, चाहे वह समय मल्होत्रा हो, चाहे वह सूर्यास्त राणा हो और चाहे वह मान खुराना हो। क्यों मन सही कहा ना, पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था अपनी भाभी को, लेकिन बेचारे का दिल टूट गया जब उसे तुम्हारी पत्नी के रूप में देखा। अक्षय जोर से चीखते हुए कहता है, बकवास बंद कर अपनी। अरे सच बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं होता तो अपने दोस्त से पूछ ले। तुम सब पर बहुत टाइप नज़र थी मेरी। और चल समय तुझे आज मैं सच बताता हूँ, तेरी जिंदगी से जुड़ा जी बेटी को बचाने के लिए अक्षय ने अपनी यह जिंदगी खराब की है ना। वह अक्षय की नहीं बल्कि तेरी बेटी है अर्शी, समय और अनिका की बेटी है, जिसे अनिका ने समय से छुपा कर रखा था। जिस वक्त तुमने मुक्ति से शादी करने का फैसला लिया था उसे वक्त आने का प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी बेटी को अक्षय ने अपनी बेटी बनाया। समय हैरानी से अक्षय को देख रहा था। वहीं अक्षय जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सुमित के आदमियों ने उसके पैरों पर वार किया था और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अक्षय अपनी लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ा होता है और सुमित के कॉलर को पकड़कर कहता है, मेरी बेटी को मारने की कोशिश की ना तुम्हें, मैं तुझे कितनी मौत मरता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना अपशब्द बोलने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ टांगने की। अक्षय बार बार सुमित को मारता जा रहा था। वहीं सुमित बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक सूर्यांश ने अर्शी को ऊपर से उतरकर अपनी बाहों में भर लिया था। समय अर्शी के पूरे चेहरे को चूम रहा था। अर्शी उन दोनों से अलग होकर भागकर अक्षय के पैरों से लिपट जाती है और कहती है, डैडी यह गंदी अंकल ने मुझे मारा। वह अपना गाल दिखा देती है जहाँ अभी भी सुमित के उंगलियों के निशान बने हुए थे। तभी उसे माहौल को चीरते हुए एक गोली की आवाज पूछता है और वही एक धाम की आवाज के साथ सब कुछ खामोश हो जाता है। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जब सब लोग देखते हैं तो एक दम की आवाज आती है। तभी अक्षय जमीन में गिर जाता है। अक्षय को इस तरह गिरता देख माँ उसकी तरफ भागता है और कहता है। तभी एक और चीखने की आवाज आती है। सब लोग उधर देखते हैं तो वह उस गोली की आवाज थी जो अभी अभी उसे फैक्ट्री में आई हुई एनिका ने चलाई थी सुमित के ऊपर। सुमित वही लड़का आकर गिर जाता है और इसीलिए साथ ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि अनिका ने गोली बीचों बीच उसके माथे पर मारी थी। तभी वह भागकर अक्षय के पास जाती है। अक्षय धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था। अनिका चिल्लाते हुए मान से कहती है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। मान अब जाकर अपने होश में आता है। तभी समय भागते हुए आकर अक्षय को अपनी बाहों में उठकर बाहर की तरफ भाग जाता है। वही सूर्यांश ने अर्शी को अपनी गोद में पकड़ रखा था। अर्शी अक्षय को इस तरह देखकर बहुत जोर जोर से हो रही थी। सभी लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहां से हॉस्पिटल का रास्ता 3 घंटे का था और 3 घंटे का रास्ता समय में 1 घंटे में पूरा कर दिया था। 1 घंटे में उनकी गाड़ी मुंबई के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल के आगे रुकती है और जल्दी से समय अक्षय को लेकर अस्पताल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही अनिका भागते हुए जा रही थी। उसकी आंखों के आंसू रोक ही नहीं रहे थे।
समय और अक्षय सूर्यांशमान सबको पहचान के डॉक्टर तुरंत ही अक्षय को एडमिट कर लेता है क्योंकि वह जानता था कि अक्षय कौन है। वह अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वही अभी भी अर्शी सूर्यांश की बाहों में से सक रही थी। जब अनिका की नज़र उसे पर पड़ती है तो वह उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी उसे माहौल में अर्शी की बहुत ही आवाज़ आती है, डैडी को कुछ नहीं होगा ना। अर्शी मासूम अब बात सुनकर सबकी आंखों में नमी उतर जाती है। समय की नज़र तो हर वक्त अर्शी के मासूम चेहरे पर कि उसे आज अपने आप से नफरत हो रही थी कि क्यों उसने अनिका को छोड़कर मुक्ति को चुना था। अगर वो गलती ना करता तो आज उसके पास उसकी अनिका और उसकी अर्शी दोनों होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन समय के दिल में ये बात जरूर थी कि क्यों अनिका ने उसे अर्शी के बारे में नहीं बताया, क्यों उसे हमेशा अपनी बेटी से महरूम न रखा। एलिल समय अनिका से बात करना चाहता था, लेकिन फिर अनिका की हालत देखकर वो कुछ भी नहीं कहता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अक्षय का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। गोली उसके दिल के पास लगी थी, इसलिए ऑपरेशन में रिस्क ज्यादा था। अनिका मान की तरफ देखकर कहती है, मान आप अर्शी को लेकर घर चले जाइए क्योंकि अर्शी अक्षय की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं नहीं चाहती जब अक्षय ठीक हो तो वो अर्शी की ऐसी हालत देखकर मुझ पर नाराज हो, मुझसे गुस्सा करें। वहीं अनीता की बातें सुनकर अर्शी अनिका के पर को पकड़ लेती है और कहती है, आशिक कहीं नहीं जाएगी डैडी को छोड़कर। डैडी को चोट लगी है, उनके खून निकल रहा था, इसलिए अर्शी डैडी को छोड़कर कहीं मिल जाएगी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी। अर्शी की बातें सुनकर समय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी बेटी आज उसके बजाय किसी और के लिए रो रही थी। उसे अपना पिता करने की बजाय वो किसी और को अपना पिता मानती थी। यही सब बातें आज समय को अपने दिल में उसे गुनाह का बोझ पड़ा देती हैं जो उसने अनिका के साथ किया था। समय ने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपना घर उजाड़ दिया था, जिस घर में उसकी बीवी के साथ साथ उसकी में बेटी भी थी, जो आज उसके सामने होकर भी उसके सामने नहीं थी। उसका खून होते हुए भी आज वो किसी और की बेटी थी। यही सब बातें समय की आंखों से आंसू बहाने के लिए काफी थी। अनिका की हालत वक्त बीतने के साथ खराब होती जा रही थी। वही अनिका बेहोश होकर इस ब्रांच पर गिर जाती है। समय जल्दी से अनिका को उठाकर पासी में खाली एक रूम में लेटा देता है। डॉक्टर जाकर उनका को चेक करती हैं और बाहर आकर उन तीनों की तरफ देखकर कहती हैं, देखिए उन्हें ऐसी हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसी हालत में स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी और उनके होने वाले बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। जैसे ही समय की कानों में होने वाले बच्चों की आवाज पड़ती है, उसके पर खड़ा जाते हैं। वो एक डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर रहती है, शायद आप लोगों को पता नहीं था, अनिका मंथ प्रेग्नेंट है। अर्शी डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, अंकल अर्शी के पास छोटा भाई आने वाला है ना। डॉक्टर अर्शी के सिर पर हाथ रखकर कहता है, पता नहीं बेटा भाई आएगा या बहन, लेकिन हाँ छोटा बेबी जरूर आएगा। ऐसी खुश होकर कूदने लगती है। कहीं आज समय को ऐसा लगा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही गुजर गई। उसे ऐसा लगता था कि आने का सिर्फ उससे बदला लेने के लिए अक्षय के साथ है, लेकिन आज उसके मां बनने की खबर सुनकर समय के अंदर जो उम्मीद थी अनिका के वापस लौटने की, वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। क्योंकि वो जानता था अनिका बिना किसी रिश्ते, बिना किसी फीलिंग्स के अक्षय को अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन अगर वो अक्षय की बच्चों की माँ बनने वाली है, इसका मतलब वो अक्षय के साथ अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अक्षय का अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ अनिका को भी होश आ जाता है। अनिका वापस से वहीं आकर बैठ जाती है। सब लोग उसे मनाने की और आराम करने के लिए मनाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। माँ ने अपनी माँ के जरिए अर्शी को घर भेज दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अर्शी के मासूम दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं अनिका डर, घबराहट, बेचैनी की वजह से अपने पैरों को तेज तेज चल रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और डॉक्टर स्केटिंग बाहर आती है। डॉक्टर अनिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मैसेज राजपूत, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमने उनकी गोली तो निकाल दी है, बट गोली उनके दिल के बहुत करीब लगी। अनिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मैसेज राजपूत, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमने उनकी गोली तो निकाल दी है, बट गोली उनके दिल के बहुत करीब लगी थी, इसलिए ऑपरेशन रिस्की था। अब तो उनके होश में आने के बाद ही उनकी कंडीशन का पता चल सकता है, लेकिन हम यही कहेंगे या अगर उन्हें 12 घंटे में होश नहीं आता है तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अनिका धाम से एक बार फिर ब्रांच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों
से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं वो बार बार उसे ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी, जहां से थोड़ी देर बाद अक्षय को बाहर लाया गया। अनिका अक्षय के करीब जाने की कोशिश करती है तो बहुत वॉइस उसे मना कर देते हैं और अक्षय को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। अक्षय की हालत देखकर अनिका को कोई होश ही नहीं था। वही समय अनिका की ऐसी हालत देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाता। हमेशा टू एरोगेंट और हार्टलेस रहने वाला समय भी आज अनिका की हालत देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाया था। सूर्यांश अनिका के पास आता है और कहता है, अगर तुम खुद को इतना बेसहारा कमजोर करने लगोगे ना तो तुम अक्षय का और अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखोगी। अक्षय को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी बेटी को भी और तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी। अगर तुम खुद को इस तरह टूटने दोगी तो फिर तुम टूट कर ही बिखर जाओगी। मैं अनिका को नहीं जानता जो रात से अभी तक आंसू बहा रही है। मैं तो उसे अनिका को जानता था जिसने मेरे भाई की एक धोखे के बदले उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था, जिसने अपने पिता का सच जानने के बाद उनसे अपना हर रिश्ता तोड़ दिया था। वह तब भी टूट कर नहीं बिखरी थी तो आज कैसे भी कर सकती है। अनिका एक नज़र सूर्यांश को देखने के बाद रहती है, मैं कमज़ोर हो गई हूँ क्योंकि अक्षय ने मुझे कमज़ोर बना दिया है। उसने 2 साल में मेरे हर नखरा उठाए, मेरे खाने से पहले हर चीज़ को मेरे सामने हाजिर कर दिया, चाहे मेरा बदला हो चाहे और कुछ भी हो। उसने मेरे कहने से पहले सब कुछ पूरा कर दिया। उसने मुझे खुद पर इतना डिपेंड करना सिखा दिया सूर्यांश कि मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम लोगों को अर्शी का सच पता चल गया है। अर्शी 3 महीने मेरे पेट में थी जब अक्षय ने मेरी जान और मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जान बचाई थी। फिर वो हर पल हर एक सेकंड साई की तरह मेरे साथ रहता था, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। जिन सब की उम्मीद मैं कभी समय से की थी वो सब कुछ वह करता था। जानते हो, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी और मैं लेबर रूम में थी, मैं तरफ से ठीक रही थी, चिल्ला रही थी, तब भी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था एक दोस्ती के सिवा। तब भी वो उसे बात के अंदर घुस गया था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से कहीं और इसलिए ही नहीं थी। वह उसे वक्त भी मुझे हिम्मत देता रहा था। जब मैंने अर्शी को जन्म दिया तो उसे सबसे पहले अपनी बाहों में उसी ने उठाया था। जब तक डॉक्टर ने मुझे रूम में शिफ्ट नहीं कर दिया था तब तक वो अर्शी को लेकर मेरे पास ही खड़ा रहा था। उसने अर्शी को एक पिता का प्यार दिया था और आज भी देता है। वो खुद से ज्यादा, खुद के वजूद से ज्यादा अर्शी से प्यार करता है। तो बताओ मैं कैसे ना खुद को कमजोर समझूं। वो मेरी दाल बन गया था। जानते हो, एक बार किसी ने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ नाइट स्टैंड करने की सोची थी। उसे वक्त मुझे उसे हालत में देखकर भी उसने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया था, बल्कि मुझे उन लोगों के चंगुल से बचा कर लेकर गया था और फिर मुझसे शादी की थी। उसके बाद कभी उसने मेरे ऊपर अपना हक नहीं जाते, कभी मुझे एक पति होने का नहीं मांगा। वो उसे घर में सिर्फ मेरी बेटी का पिता बन के रहता था। धीरे धीरे उसकी अच्छायाँ कब मेरे दिल में घर कर गई मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा जरूरी हो गया, कब वह मेरे लिए मेरे जीने की वजह बन गया, कब को मेरे लिए मेरे दिल की धड़कन बन गया, कब उसने मेरे दिल में अपने लिए खूब मुकाम हासिल कर लिया, जो शायद कभी समय भी नहीं कर पाया था, क्योंकि समय ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया था, समय ने कभी मेरा साथ नहीं दिया था। समय ने हमेशा मेरे ऊपर सबको रखा और अक्षय ने हमेशा सबसे ऊपर मुझे रखा। उसने कभी भी मेरी बिना इजाजत की कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं उसकी हाइड आइडेंटिटी को नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना तब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए वो आज भी वही अक्षय था जिसने मेरी बेटी के जन्म के वक्त हर पल मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। मेरे हर नखरा, हर मूड स्विंग को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तुम बताओ सूर्यांश, ऐसे इंसान से मैं कब तक ना मोहब्बत करती, कब तक उसे अपनी जिंदगी में जगह नाती थी, कब तक उसे अपना पति ना मानती। और आज उसकी निशानी मेरे पेट में पल रही है, लेकिन भगवान इस बार मुझे मेरे अपने को नहीं छीन सकता। मैं अक्षय को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं उसके बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकती। जानते हो, जब मैंने सोचा हालत मैं देखा ना, मेरी सांसों अटक गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं उसे इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दे सकती, और वह मुझसे दूर जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि मौत को भी मेरी इजाज़त लेकर उसके करीब आना होगा, तो वह अपना पता नहीं तोड़ सकता। मैं याद दिलाऊंगी उसे उसका वादा कि वह मुझे बीच मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। उसे वापस आना होगा, मेरे लिए, अर्शी के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर वह मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा, बिना तुम्हें उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। समय अनिका के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं मानता हूँ अनिका, मैं बहुत सी गलतियाँ की, गलतियों का नाम नहीं दूंगा, गुनाह किए थे मैंने, लेकिन मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा, ये सजा
तुमने खुद अपने लिए चुनी थी समय, और अक्षय ने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह चाहता तो मुझे उसी दिन रोड पर छोड़कर जा सकता था। अगर वह उसे दिन चला गया होता ना, तो ना आज मैं जिंदा होती और ना ही मेरी बेटी। मैं मानती हूँ उसके अंदर तुम्हारा खून है, लेकिन उसके अंदर परवरिश अक्षय की है, और खून से ज्यादा परवरिश बोलती है समय। और देख लेना, अर्शी अक्षय को ही चुनेगी और किसी और को नहीं, क्योंकि अर्शी के लिए अक्षय ही उसका पिता है और हमेशा रहेगा। अल समय एक नज़र अनिका को देखा है और कहता है, तुम भी मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। अनिका परवरिश से ज्यादा खून बोलता है, और जिस दिन अर्शी को ये पता चल जाएगा ना कि मैं उसका पिता हूं, तो वो सिर्फ मेरे पास आएगी, और यह बात मैं तुम्हें गारंटी से लिख कर दे सकता हूं। अनिका एक नज़र समय को देखते हैं और कहती है, कुछ भी कर लो, लेकिन अर्शी को अक्षय से कोई अलग नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं ना खुद अर्शी। और जिस दिन मैंने अर्शी को तुम्हारी किए हुए हर एक बात बता देना, उसे दिन के बाद आज से तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। और अगर तुमने कभी अर्शी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, या उसे अक्षय से या मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो उसे दिन मैं उसे सारा सच बताऊंगी कि तुमने क्यों मुझे छोड़ा था, क्या वजह थी। और उसके जन्म का सच भी खुद सोच लेना कि बेटी का प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसकी नफरत बेइंतहा मिलेगी। समय तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनिका। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं ये जरूर करूंगी, और मेरे पास हर एक सबूत है जो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। आज तुम्हें पता चल गया कि अर्शी तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हारे अंदर दिल आ गया। उसे वक्त तुम कहाँ गए थे जब तुम मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते थे और मेरी बेटी को नाजायज? उसे दिन तो मैं नहीं पता था। अल समय मैं मानता हूँ वो मेरी गलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे मेरी बेटी को ही अलग कर दिया जाए। वो मेरी बेटी है, समय मल्होत्रा की बेटी। अनिका, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता होने का हक दिलवा दूंगी। समय बोलो, क्या बोलना चाहती हो? अनिका, जो तुमने मेरे साथ किया था, अगर वही तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता, कनक के साथ हुआ होता, तो क्या तुम वही बोलते जो तुम आज बोल रही हो? समय, इन सब में कनक कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि कनक इन सब में बीच में नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया वही अगर राघव कनक के साथ करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? गौरी के साथ जो भी हादसा हुआ उसमें तुम्हारी बीवी मुक्ति का हाथ था, और तुम्हारी भाभी कोयल का इस बात का कैसे पश्चाताप करोगे? गौरी की जिंदगी बर्बाद करने में उन दोनों का हाथ था, फिर भी तुम दोनों भाई उन दोनों औरतों को अपने घर में रखते रहे। क्या ये थे भाई होने का फर्ज? लेकिन सॉरी तो से मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे खानदान में अपनी बेटी को भेज दूँ, जहाँ न बीवियों की इज्जत की जाती है, न बहनों की मर्यादाओं की परवाह की जाती है। अगर उसे वक्त तुम मुझे जो प्रपोज लेकर आए थे मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती, क्या उसके बाद कभी मैं सर उठाकर समाज में जी पाती? क्या मैं सर उठाकर अपनी बेटी से कह पाती कि यह तुम्हारे पिता है? क्या तुम मुझे वह माँ, वह सम्मान, वो अधिकार दे सकते जो अक्षय ने मुझे दिए? क्या तुम मुझे वो प्यार, वो अपनापन सब कुछ दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। जानते हो, अक्षय मेरी माँ को ना समझना है, मेरी हाँ को हाँ समझता है। अगर मैंने उसे किसी बात का विरोध कर दिया तो मेरा अक्षय उसे काम को कभी नहीं करता। जानते हो, जैसे मुक्ति के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, वैसे ही मन की बहन अक्षय के पीछे थी। अगर अक्षय चाहता तो वह भी अपने एहसान चुकाने के लिए मुझे छोड़कर पूजा को अपना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को चुना था, अपनी दोस्ती को, अपने रिश्ते को, हर चीज को तो पर लगाकर। समय जोर से अनिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़े ना मेरी बेटी की कस्टडी के लिए, तो मैं जाऊंगा, और मैं कोर्ट को ये भी बताऊंगा कि तुमने मुझे ये बात छुपा कर रखी थी। उनके हंसने लगती है और कहती है, तो कितनी बड़ी बेशर्म हो ना, मतलब कितने भैया इंसान हो तुम। जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी को एक नई जिंदगी दी, जिस आदमी ने हमारी बेटी को एक अच्छी परिवेश थी, तुम उसे आदमी को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हो, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की बात कर रहे हो। मिस्टर समय मल्होत्रा, तुम तो बहुत एहसान फरामोश निकले। तभी वहां एक क्यूट सी आवाज घूमती है, अर्शी अपने डैडी को छोड़कर किसी के पास नहीं जाएगी। और मैंने सुना आप गंदे हो, आपने मेरी मामा को चीट किया, आपने मेरी मामा को रुलाया। मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अंकल ने बताया कि आप मेरे पापा हो, लेकिन मैं आपको अपना आपा नहीं मानती। मेरे पापा मेरे डैडी हैं। और अनिका के पैरों से आकर लिपट जाती है। अनिका घर कर नकुल की तरफ देखती है। नकुल अपना सर नीचे झुका लेता है। नकुल अक्षरा का पर्सनल बॉडीगार्ड था जिसे अक्षय ने अपॉइंट किया था। अनिका अर्शी को अपनी गोद में उठाकर रहती है। बच्चे ऐसे बात नहीं करते ना, और तुम तो गुड गर्ल हो, गुड गर्ल बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अर्शी अनिका के गार्डन में अपना चेहरा छुपा के रहती है। मॉम एंड अंकल को यहाँ से भेजो ना।
इन्हें देखकर ना मुझे बहुत गंदा गंदा लग रहा है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई आने का घर कर समय की तरफ देखती है, वही समय की आंखों में नमी आ जाती है। आज उसकी बेटी ने उसे पिता होने का अधिकार छीन लिया था, उसे अपना पिता मानने से इनकार कर दिया था। वह 3 साल की बच्ची थी, फिर भी आज उसके मुंह से वो शब्द सुनकर समय को अपने दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ था। लेकिन ये दर्द समय ने खुद ही तो चुना था अपने लिए। अगर वो उसे वक्त अनिका के साथ होता तो आज उसकी बेटी भी उसके पास होती। तभी डॉक्टर अनिका की तरफ देखकर कहते हैं, मैसेज राजपूत। मिस्टर राजपूत की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है, आपको कुछ बात करना चाहता हूं, क्या आप मेरे ऑफिस में आ सकती हैं? अनिका अर्शी को नकुल को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। डॉक्टर उसे कुछ समझता है, उसके बाद उनका ऑफिस से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। नकुल उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में आंसू आने का? नकुल की तरफ देखकर कहती है, अक्षय की जान खतरे में है। नकुल कैसे बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नकुल आप फिक्र मत करो भाभी, भाई को कुछ नहीं होगा, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उनके साथ भी बुरा हो नहीं सकता। भगवान उन्हें अपनी बेटी और बीवी से अलग नहीं कर सकता। तभी नकुल कहता है, भाभी यहाँ दूर पहाड़ी पर एक माताजी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ अगर सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगा जाए तो माता रानी जरूर पूरा करते हैं। उनका उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यही रहना और हाँ, सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड को यहाँ बुलाओ, क्योंकि अर्शी का किडनैप होना इतनी मामूली बात नहीं थी। पता करना पड़ेगा कि वह इंसान कौन था जिसने सुमित को ये जानकारी दी कि हम लोग घर पर नहीं है और अर्शी घर पर अकेली है। नकुल ओके कहकर अपने भरोसेमंद सारे बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल बुला लेता है और वहां से समय और सूर्यांश भी जा चुके थे, क्योंकि वो अनिका की मुसीबत बनाना नहीं चाहते थे इसलिए। और मान भी घर चला गया था क्योंकि उसे अपनी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा था इसलिए। तभी वहां पर 8 से 10 लड़कियां आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग नकुल की तरफ देख रहे थे। नकुल सबकी तरफ देखकर कहता है, अक्षय भाई पर जानलेवा हमला हुआ है, लो उनके सौतेले भाई ने उन्हें गोली मारी है और अब हम सबको फर्ज बनता है कि हम भाभी और भाई और अर्शी का ख्याल रखें। इसलिए तुम सभी हॉस्पिटल में इसी फ्लो पर रहो और पूरे अस्पताल पर नजर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर का कोई बंदा यहाँ आए, क्योंकि हमारे किसी आदमी ने सुमित की मदद जरूर की थी, लोगों की मदद की थी, चाहे लालच में चाहे मजबूरी में, और हमारे धंधे में मजबूरी नहीं चलती। इसलिए पता करो कौन था वो इंसान और उसे ऐसी सजा दो जिंदगी में फिर कभी भी किसी के साथ गद्दारी ना कर सके। आने का हॉस्पिटल से निकलकर मंदिर की चित्र चली जाती है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपने अक्षय को बचाना था। अनिका जय माता दी कहते हुए वो 2000 सीढ़ियां चढ़ने लगती है माता के मंदिर के ऊपर से। वो प्रेग्नेंट थी और कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था, उसे कमजोरी थी, वो बार बार लड़खड़ा रही थी और बार बार चल रही थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर शाम होने से पहले माताजी के मंदिर पहुंचना था। इसीलिए वो बिना रुके बिना बैठे सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। वही उसकी लगन, उसकी श्रद्धा देखकर उसके आसपास आ जा रहे लोग उसकी तारीफ से कर रहे थे, लेकिन अनिका के दिमाग में तो सिर्फ अक्षय घूम रहा था, उसका खून से लगभग वो बदन घूम रहा था। इन सब में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह माँ बनने वाली है। इतनी सीढ़ियां चढ़ना उसके बच्चे के लिए खतरनाक है, लेकिन इस वक्त उसे अक्षय के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। अनिका जैसे तैसे अंधेरा होने तक मंदिर में पहुंच जाती है और माता के पैरों के पास आकर को वहीं गिरकर भी होश हो जाती है। वही माता के मंदिर में जो महात्मा जी बैठे थे वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे जगह से उठकर बाहर आ जाते हैं और अनिका के माथे पर हाथ रखकर कहते हैं, दूध दुनिया से लड़कर आई थी, यहाँ अपनों से धोखा खाकर तुझे नया जन्म मिला था और तूने अपने इस जन्म में भी खुद के आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। महादेव और माता पार्वती इतने हृदय नहीं हो सकते तुझे तेरा सब कुछ छीन ले, क्योंकि यह लड़का तेरा नसीब है और तू अपने नसीब को कभी खुद से दूर नहीं जाने देती। तभी वो उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसके 1 सेकंड बाद ही अनिका की आंखें खुल जाती हैं। एनाकोंडा बाबा को देखकर असमंजस में रह जाती है। बाबा जी कहते हैं, अपनी दुनिया छोड़कर तू इस दुनिया में आए हैं क्योंकि तेरा नसीब था ये, और माता जी ने तेरे नसीब में बहुत ही अच्छा जीवन साथी लिखा है। जी, जीवन साथी के लिए तू यहाँ दुआ मांगने आई है ना? वो जीवन साथी अपनी मौत से लड़ते हुए भी तेरे लिए भगवान से तेरी खुशियाँ मांग रहा है। वो लड़ाई लड़ रहा है भगवान से कि वो तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने तुझे वादा किया था कि वो तुझे किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएगा। बाबा जी की बात सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाती है। एलिल बाबा जी, फिक्र मत कर, माता रानी ने तेरी पुकार सुन ली है। जेल और यह फूल दोनों लेकर जा, ये जल की सब बंदे अपने पति के मुंह में डाल देना और यह फूल उसके सर के नीचे रख देना। 10 मिनट बाद वह होश में आ जाएगा और एक बात बहुत बड़ा
खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर, उसे सिर्फ तू ही टाल सकती है। अभी वो सिर्फ एक खतरे से निकला है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अगर तू इसी तरह उसका साथ देती रहेगी तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर तूने उसका साथ छोड़ा तो वो दुनिया से हार जाएगा। तुझे यहाँ भेजा इसलिए गया था कि तुम दोनों की किस्मत और तुम दोनों का नसीब एक दूसरे से मिला हुआ था, वरना पहली शादी में तुझे धोखा नहीं मिलता और धोखा खाने के बाद तू दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाती बेटी। इसीलिए भगवान ने तेरे नसीब में खुद का अंश लिखा है। अनिका चुप कर बाबा जी को प्रणाम करती है। जब वो अपनी आंखें खुलती है तो वो बाबा जी वहां थे ही नहीं। अनिका मंदिर के चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा जी उसे कहीं नहीं मिलते। तभी वह माता रानी के चरणों में आकर बैठ जाती है और कहती है, माता जी, मैं नहीं जानती कि मेरे किस पुण्य का फल अपने अक्षय के रूप में मुझे दिया है, लेकिन आप बस उसे मुझसे दूर मत करना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी और मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा हमारे प्यार की निशानियां। माता रानी, इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले उसके सर से उसके पिता का साया मत छीना। जैसे ही वो सर झुकाकर माताजी के चरणों में सर रखती है, एक चुनरी अनिका के सिर पर जाकर गिरती है। जैसे ही वो अपना सर उठाकर ऊपर देखी है तो उसके पूरी मांग में माता के चरणों का सिंदूर लगा हुआ था। वो वहां से उठकर तुरंत सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटी, चढ़ने के लिए तो सीढ़ियों का रास्ता है, लेकिन जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसे चली जा। पंडित जी दूसरी तरफ इशारा करते हैं जहां एक गाड़ी खड़ी थी। अनिका पंडित जी को धन्यवाद कहकर उसे गाड़ी में बैठ नीचे के लिए निकल जाती है। 10 मिनट में वह नीचे आती है। तभी वो ड्राइवर अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको कहाँ जाना है आप बता दीजिए, मैं वहीं छोड़ दूंगा। अनिका उसे अस्पताल का रास्ता बताती है और वह ड्राइवर अनिका को अस्पताल के सामने उतार कर वहां से चला जाता है। अनिका भागते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगती है। तभी एक जोरदार टक्कर होती है और उनका वही जमीन पर गिर जाती है और अनिका के मुंह से चीख निकल जाती है। अनिका जब सामने देखती है तो सामने मान खड़ा था। मान को अपने सामने देकर अनिका एक पल को तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो दूसरे ही पल उठकर खड़ी होकर मान से कहती है, तुमने मुझे गिराया क्यों? मान अनिका के बालों को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तेरी वजह से आज मेरी बहन की यह हालत है और मैं तुझे कभी माफ नहीं। पहले ही मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तेरी जिंदगी मैंने नरक ना बना दी तो कहना क्या गलती थी मेरी बहन की? बस इतनी कि वो प्यार करती थी, अक्षय से शादी करना चाहती थी उसे, लेकिन तू हमेशा उसके बीच में आ गई। तेरी वजह से अक्षय ने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया। मैंने उसे लड़की को बोला था कि मैं अक्षय को मना लूंगा तुझे छोड़कर उससे शादी करने के लिए, लेकिन वह तुम्हें अक्षय के साथ देखकर खुद का कंट्रोल भूल गई और उससे वो गलती हो गई जिसकी वजह से माना ने उसके साथ इतना बुरा वक्त किया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तो मैं तुझे चैन से जीने दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हाँ, अर्शी का पता मैंने बताया था। अनिका मान के हाथ से अपने बाल एक झटके में छुड़ाकर रहती है। मां, जब घर का ही इंसान विभीषण बन जाए ना तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। आज मेरे अक्षय की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और अगर अक्षय को कुछ भी हुआ तो तुम अनिका का वो रौद्र रूप देखोगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आज तक तुमने एक स्वीट मासूम सी अनिका को देखा है, लेकिन असली अनिका से तुम आज तक मिले ही नहीं हो। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अक्षय की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अक्षय की नजरों में बड़ा ही क्यों न बनना पड़े, क्योंकि अक्षय मुझे तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी वजह से आज अक्षय की यह हालत है, इसलिए तुम्हारे सारे एहसान खत्म हो चुके हैं अक्षय पर। आज के बाद अगर तुम मुझे उसके आसपास भी दिखे ना तो आई स्वेर तुम साली एनिका से मिलोगे। वही एक झटके में एक पर से माँ के पैर पर वार करती है और माना तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। अनिका माना की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहती, यह तुम्हारी औकात है, और आज मैं समझ गई कि उसे दिन पूजा ने जो तुम सबके सामने मुझसे कहा वो सब तुम्हारी मर्जी से कहा था, समझे तुम? अनिका जल्दी से लिफ्ट में भागती है और वहां से सीधे अक्षय के फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वो अक्षय के फ्लोर पर पहुंचती है तो वो बॉडीगार्ड्स को देखकर वो सबको अपने पास आने का इशारा करती है और कहती है, 5 मिनट या इंतजार करो, मैं भी आता हूं। और वो बात के अंदर जाकर उसे जल में से 7 बूंद लेकर अक्षय के मुंह में डाल देती है और उसे फूल को अक्षय के सिर के नीचे रख देती है। एक नजर अक्षय को देख उसके माथे को चुनकर आईसीयू से बाहर आ जाती है। अनिका बाहर आकर फोन 15 बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता लग चुका है कि अर्शी का पता सुमित को किसने बताया था। सब लोग असमंजस में अनिका की तरफ देखते हैं तो वह कहती है, माँ ने, क्योंकि माँ मुझे बदला लेना चाहता था कि उसकी बहन की शादी अक्षय से ना हो सकी, और आज के बाद मान या मान की फैमिली का कोई भी मेंबर अक्षय के वार्ड के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए पड़ने। और हाँ, अक्षय के होश में आने से पहले माना के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो, क्योंकि अक्षय ऐसे ही मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा।
एलिल। अनिका की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं और आने का सबकी तरफ देखकर फिर से उसे ब्रांच पर बैठकर अक्षय की होश में आने का इंतजार करने लगती है। तभी पाठ के अंदर अक्षय के हाथों में हल्की हल्की हलचल होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें फुड़फुड़ाना लगते हैं। तभी आईसीयू में मौजूद नर्स ये देखी है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर अक्षय को चेक करके बाहर आकर अनिका को बोलते हैं, मैसेज राजपूत, मिस्टर राजपूत को होश आ गया है, आप मिल सकती है लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद। तब तक हम उन्हें विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उनका अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मन में उन बाबाजी को और माताजी को धन्यवाद देता है और अक्षय के बाद में शिफ्ट होने का इंतजार करने लगती है। To be continued. Thanks for watching.